तो आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जैसे कि आपको पता है कि एक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड हम पहले से पढ़ ही रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब जो अपनी सिक्रीशंस कहाँ पे पोर करते हैं, अपने सेल के सराउंडिंग फ्लूइड में, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिर उस फ्लूइड से वो सिक्रीशंस ट्रांसफ़र होती हैं ब्लड में, और फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है उनको डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स की तरफ। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन। तो पोजीशन मतलब बॉडी में कहाँ पे लोकेट करता है थायराइड ग्लैंड। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि कहाँ पे लोकेट करता है, तो जस्ट बिलो द लैरिंग्स, मतलब यहाँ पे कहीं, जस्ट बिलो द लैरिंग्स, लैरिंग्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे, बिलो द लैरिंग्स, ठीक है। और शेप कैसी है इनकी, इसकी शेप है बटरफ्लाई की तरह, बटरफ्लाई के जैसे विंग्स होते हैं, मतलब स्प्रेडेड विंग्स, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे विंग्स हैं और बीच में बटरफ्लाई की बॉडी है। तो बटरफ्लाई की बॉडी की तरह आपने किसको लेना है, इस ट्रैकिया को लेना है, और ट्रैकिया के अराउंड या फिर ट्रैकिया को सराउंड कर रहे हैं उसके दो लोब्स, थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स। राइट लोब को हम बोलते हैं राइट लेटरल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। लेटरल इन द सेंस कि किसके लेटरल है, वो ट्रैकिया के लेटरल है एक्चुअली, ठीक है। ऑन द लेटरल साइड ऑफ ट्रैकिया क्या है, दो लोब्स हैं थायराइड ग्लैंड की। राइट साइड वाली लोब को हम राइट लेटरल लोब बोल रहे हैं, और लेफ्ट साइड वाली लोब को हम लेफ्ट लेटरल लोब बोल रहे हैं। और 50% ऑफ द थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, एक बीच मीडियन लोब भी होती है बीच में सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं पैरामीडियल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक। और एंटीरियर टू द, मतलब ये अगर ट्रेकिया है, इसके जस्ट एंटीरियर वाली साइड पे क्या है कि दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ अटैच भी होती हैं थ्रू isthmus, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे तो हिस्टोलॉजी अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप थायराइड ग्लैंड की सेक्शन काट के देखेंगे तो हमें कैसा वो दिखेगा, मतलब कौन से टिश्यू कंपोजिशन है थायराइड ग्लैंड में। तो टिश्यू कंपोजिशन की बात करें तो ये एक क्या है, एक सर्कुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थायराइड फॉलिकल। ऐसे ही बड़े सारे फॉलिकल्स का थायराइड ग्लैंड अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द थायराइड ग्लैंड बना होता है। मतलब बड़े सारे ग्लोबुलर फॉलिकल्स हैं, जैसे ये एक ग्लोबुलर फॉलिकल है, यहाँ पे दूसरा ग्लोबुलर फॉलिकल होगा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, ऐसे डिफरेंट ग्लोबुलर फॉलिकल्स होंगे, और वही कंपोजिट हो करके एक कंप्लीट थायराइड ग्लैंड बनाते हैं, ठीक है। अब इस ग्लोबुलर, अगर एक पर्टिकुलर फॉलिकल की बात करें हम, तो उसको एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है, हर एक ग्लोबुलर फॉलिकल को एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब ये फॉलिकल किसका बना होता है, ठीक, फॉलिकल किसका बना होता है, इसमें डिफरेंट फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट, मतलब डिफरेंट फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, जो मिल करके एक पूरा ग्लोबुलर फॉलिकल बनाते हैं। मतलब एक स्फीयर टाइप स्ट्रक्चर है, पूरा सफेयर टाइप स्ट्रक्चर है, जिसकी बाउंड्री पे बड़े सारे फॉलिकुलर सेल्स लगे हैं, और उन फॉलिकुलर सेल्स की जो एनलार्जमेंट्स हैं वो अंदर की साइड है, मतलब, ठीक है। और अंदर पे एक स्पेस बन रही है उस फॉलिकल की, उस स्पेस को हम बोलते हैं क्या, ल्यूमेन ऑफ दैट फॉलिकल, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो एक कंपोजिट या फिर कंप्लीट फॉलिकल बना रहे हैं विद एन ओवल या फिर विद एन स्पेस इनसाइड, जिसको हम ल्यूमेन बोल रहे हैं। अब बिटवीन द टू फॉलिकल्स यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैरा क्यों, क्योंकि वो फॉलिकल्स के साइड पे या फिर बिटवीन द टू फॉलिकल्स प्रेजेंट है, उनको हम बोल रहे हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक। तो मेजरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज फॉलिकुलर सेल विच मेड द फॉलिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड अराउंड या फिर ऑन बिटवीन द टू फॉलिकल्स देयर इज या फिर देयर आर प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक। तो हिस्टोलॉजी में हम क्या लिखेंगे कि दो सेल्स हैं, एक है फॉलिक्यूलर सेल एंड देन क्या है, पैराफॉलिक्यूलर
सेल। ठीक है, फॉलिकुलर सेल क्या बनाता है? एक कंप्लीट थायराइड फॉलिकल बनाता है। ठीक है, और फॉलिकल के ही अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है किसकी? हॉर्मोन्स की बारी। तो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो दो टाइप ऑफ हार्मोन बनाते हैं। एक होता है T3 जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन, और दूसरा होता है T4 जो एक्चुअली जिसको हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर एक हार्मोन बनाते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल सॉरी, एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो फंक्शंस क्या हैं इन दोनों, मतलब ये जो तीन हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, कौन कौन से? एक फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन कौन से? एक ट्राई आयोडोथायरोनिन और एक T4 जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। T3 का मतलब है कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्रेजेंट हैं और इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब फंक्शंस क्या हैं? तो फंक्शंस की जब हम बात करें, कंपोजिट फंक्शंस की बात करें, जो T3 एंड T4 के फंक्शंस अगर हम फर्स्ट देखेंगे तो उनका काम ये है कि वो पहला और मेन फंक्शन उनका ये है कि वो BMR को बढ़ाते हैं, मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट को वो बढ़ाते हैं। कैसे? बेसिक मेटाबॉलिक रेट एक्चुअली क्या है कि रेट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इन बेसल प्रोसेसेस। ठीक है, बेसल प्रोसेसेस मतलब जैसे कि आप स्टैंडर्ड बेसल प्रोसेसेस, जैसे कि आप रेस्टिंग स्टेज में हैं और जागे हुए हैं, अवेक हैं और रेस्टिंग स्टेज में हैं, तो वो एक बेसिक आपका मेटाबॉलिक रेट है। मतलब उस टाइम पे जो सेल हमारा रेस्पायर कर रहा है, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उस टाइम पे कितनी एनर्जी लग रही है फॉर द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, फॉर एग्जांपल फॉर द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ एटीपीज इन अ सेल, उसको हम BMR बोल रहे हैं। तो BMR को इंक्रीज करता है थायराइड हार्मोन, इंक्रीज करते हैं BMR को। वो इंक्रीज कैसे करते हैं? एक्चुअली वो क्या करते हैं, नॉर्मली ATP का यूज एंड प्रोडक्शन दोनों को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब ATP का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो नॉर्मली क्या होगी? बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी में तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग हायर मतलब एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब जो ज़्यादा ठंड में रहते हैं, या फिर जो एनिमल्स जिनको बेयर करना होता है कोल्ड टेम्परेचर, वहाँ पे थायरोक्सिन क्या करता है? हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करके एक्चुअली बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करवा के रखता है। ठीक है, फिर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेकंड, इसका यूज ये है कि ये क्या करता है? ग्रोथ को इंक्रीज करवाता है। दूसरा, बोन्स की ग्रोथ को इंक्रीज कराता है। थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी ग्रोथ
में हेल्प करते हैं, एक्चुअली बोन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वो कैसे कि जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं बोन में, उनकी प्रोडक्शन या फिर उनका नंबर इंक्रीज करवाते हैं। तो ऑसिफिकेशन सेंटर मतलब जो कैल्शियम और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन को बोन में इम्प्लांट करके, या फिर आप बोल सकते हो कि बोन सेल्स के मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फेट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और बोन की लेंथ इंक्रीज करवाते हैं। तो अगर एंडोस्केलेटन मतलब बोन की लेंथ का इंक्रीज होने का मतलब है कि वो बॉडी के एंडोस्केलेटन को इंक्रीज बढ़ा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है उसकी। तो अगर उसकी ग्रोथ होगी बॉडी के एंडोस्केलेटन की, तो ऑटोमेटिकली बॉडी की भी ग्रोथ होगी। ठीक है। थर्ड फंक्शन जो है वो थायराइड हार्मोन्स का ये है कि वो एक्चुअली क्या करते हैं कि एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों हार्मोन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि ये उनके रिसेप्टर्स के नंबर को इंक्रीज करवा देते हैं। क्या कौन से रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली इनके? बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। इनके रिसेप्टर्स को मतलब हर एक हार्मोन या फिर प्रोटीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के सरफेसेस के ऊपर। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोटीन या हार्मोन को रिसीव करते हैं और उस कम्बिनेशन रिसेप्टर और हार्मोन या फिर प्रोटीन के कम्बिनेशन की वजह से इंटरनल साइड ऑफ द सेल में चेंज आता है। फिर वही रिस्पॉन्स क्या है, सेल शो करता है टू पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। ठीक है। तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के रिस्पॉन्स को या फिर उनके नंबर को इंक्रीज करवा देता है कौन? थायराइड हार्मोन। और जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज, मतलब उनकी परसेप्शन या फिर उनका सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करते हैं एक्चुअली, इसका रिजल्ट क्या है कि हाई बीपी। ठीक है। तो आप देखते हो कि जिन लोगों में थायराइड ग्लैंड या फिर थायरॉक्सिन या फिर थायराइड हार्मोन्स ब्लड में इंक्रीज कर जाते हैं, उनमें बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनमें ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहता है ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन या फिर ड्यू टू हायर सेंसिटिविटी ऑफ एपिनेफ्रिन या फिर हायर रिस्पॉन्स ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन कौन सिक्रीट कर रहा था? पैराफोलिकुलर सेल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो सराउंड कहाँ पे प्रेजेंट है, इन बिटवीन द टू फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो कैल्सिटोनिन का काम ये है कि ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास इन सेल्स की इनहिबिशन करा देता है। मतलब ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के वर्किंग को ये रोक देता है। कैसे? क्या कर ऑस्टियोक्लास्ट कौन से सेल्स होते हैं एक्चुअली? ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो बोन सेल्स या फिर बोन सेल्स के मैट्रिक्स में से क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में से क्या निकाल देते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट्स को निकाल देते हैं और उनको ब्लड में डालते जाते हैं। मतलब एक्चुअली ये बोन की डिग्रेडेशन करवाते हैं। ठीक है। बोन में से कैल्शियम और फॉस्फेट्स को निकाल करके ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवा देते हैं। तो कैल्सिटोनिन का काम ये है कि वो जैसे ही देखता है कि ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो वो क्या करता है, इनकी वर्किंग को इनहिबिट करवा देता है। मतलब ये जो डिग्रेड कर रहे थे बोन को, वो अब डिग्रेड नहीं करते हैं और ऑटोमेटिकली कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ब्लड में लो हो जाती है। ठीक है। जब इनकी वर्किंग को इनहिबिट कर देगा तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवा देंगे। कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे किसके, फॉलिकुलर सेल्स
के हार्मोन्स के और पैराफोलिकुलर सेल्स के हार्मोन में, और ये दोनों फॉलिकुलर और पैराफोलिकुलर कंपोज करके या फिर ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक्चुअली हमारा थायराइड ग्लैंड बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है हार्मोन की, जो टेट्रा आयोडोथ्रायनिन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉलिकुलर सेल्स, वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन इन द फॉलिकुलर सेल्स। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है थायराइड हार्मोन्स की वो कैसे होती है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक। फॉलिकुलर सेल्स के इनर वाली साइड क्या है, ल्यूमेन है, और इस ल्यूमेन के इधर भी कहीं पे फिर एक और बाउंड्री होगी फॉलिकुलर सेल्स की, यहाँ पे भी एक बाउंड्री है फॉलिकुलर सेल्स की, बीच में ल्यूमेन है, और इन फॉलिकुलर सेल्स के सराउंड कर रहा है, या फिर सप्लाई है, आप बोल सकते हो किसकी, ब्लड की सप्लाई है। अब जो आयोडीन हमारे ब्लड, मतलब आयोडीन जो है हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा है, अब क्या है कि जो हमारा ब्लड है उसमें फ्लो कर रहा है आयोडाइड, मतलब आयोडाइड की नेगेटिव, या फिर आप बोल सकते हो कि नेगेटिव आयन ऑफ आयोडीन इज नोन एज आयोडीन, जिसको ट्रैप किया जाता है बाय फॉलिकुलर सेल्स। तो पहला स्टेप जो है इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स बाय फॉलिकुलर सेल्स, वो ये है आयोडीन ट्रैपिंग। आयोडीन ट्रैपिंग में क्या है कि एनर्जी स्पेंडिंग ट्रैपिंग या फिर एनर्जी स्पेंडिंग मूवमेंट ऑफ आयोडाइड फ्रॉम ब्लड टू द फॉलिकुलर सेल इज नोन एज आयोडीन ट्रैपिंग। मतलब आयोडाइड को आयन को मूव करवाया जा रहा है फ्रॉम ब्लड टू द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। जब फॉलिकुलर सेल में आयोडाइड की मूवमेंट होगी, फिर उसी टाइम पे एट द सेम टाइम फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से, आपको ये भी पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द अटैच्ड राइबोसोम्स, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और उनका मेनली काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोटीन जिसको हम बोल रहे हैं टीजीबी, या फिर जिसका नाम होता है थायरोग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन मतलब प्रोटीन, थायरोग्लोब्युलिन जिसका नाम, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ फॉलिकुलर सेल थायरोग्लोब्युलिन प्रोड्यूस करते हैं। थायरोग्लोब्युलिन भी हमारे मैट्रिक्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स में प्रेजेंट है और आयोडाइड भी प्रेजेंट है। अब इन दोनों को मूव करवाया जाता है इन द ल्यूमेन ऑफ थायराइड फॉलिकल के ल्यूमेन में मूव करवाया जाता है। तो जब थायराइड फॉलिकल के ल्यूमेन में थायरोग्लोब्युलिन प्रोटीन भी है और क्या है, हमारे पास आयोडाइड भी है। तो अब आयोडाइड नॉर्मली अटैच नहीं होता है थायरोग्लोब्युलिन के ऊपर, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, मतलब आयोडाइड की ऑक्सीडेशन करके उसको आयोडीन आयन में कन्वर्ट करते हैं। तो आयोडीन एक प्रोटीन है थायरोग्लोब्युलिन, तो प्रोटीन का मतलब कि उसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, मतलब उसमें बड़े सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर के उन्होंने एक प्रोटीन बनाया। प्रोटीन की नॉर्मल डेफिनेशन तो यही है कि जिसमें क्या लगे हों, बड़े सारे अमीनो एसिड्स, मतलब कंपोजिट एसोसिएशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज नोन एज प्रोटीन। तो थायरोग्लोब्युलिन भी एक प्रोटीन है, तो उसमें बड़े सारे अमीनो एसिड्स हैं, और उन बड़े सारे अमीनो एसिड्स में से कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टायरोसिन, ठीक है। तो जो टायरोसिन प्रेजेंट ऑन द चेन ऑफ थायरोग्लोब्युलिन प्रोटीन, उन टायरोसिन के ऊपर अटैच किया जाता है इस आयोडीन को, ठीक है। अगर टायरोसिन के मतलब टीजीबी के ऊपर एक आयोडीन लगा है तो उसको मोनो आयोडाइड थायरोक्सिन बोलेंगे। अगर 2 लगे हैं डाई आयोडाइड थायरोक्सिन बोलेंगे, 3 लगे हैं ट्राई आयोडोथायरोक्सिन बोलेंगे, 4 लगे हैं तो 4 आयोडोथायरोक्सिन बोलेंगे। तो मेजर जो हार्मोन्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, T3 T4, मतलब थायरोग्लोब्युलिन के ऊपर 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन अटैच होते हैं और कुछ के ऊपर 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन अटैच होते हैं, बट मेजर कंपोजिशन किसकी होती है, T4 की, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की। तो पहले क्या हो गया, आयोडीन ट्रैपिंग,
जिसमें आयोडीन को ट्रैप किया गया फ्रॉम ब्लड इनटू द फॉलिकुलर सेल्स। फिर थायरोग्लोबुलिन प्रोडक्शन, जो किसने की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ फॉलिकुलर सेल्स ने प्रोड्यूस किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ फॉलिकुलर सेल्स से। फिर आयोडीन को टायरोसिन के ऊपर, टायरोसिन किसके, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के ही टायरोसिन के ऊपर अटैच करवाया गया। बट उससे पहले एक स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आई नेगेटिव को आयोडीन में, मतलब आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं बिफोर द अटैचमेंट ऑफ आयोडीन ऑन टायरोसिन। इसकी कन्वर्जन होना ज़रूरी है, इसकी ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है। जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगी तब तक थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन के ऊपर आयोडीन को अटैच नहीं करवाया जा सकता। तो जैसे ही कन्वर्जन होगी फिर उसके बाद थायरोग्लोबुलिन के ऊपर आयोडीन को अटैच करके T3 या फिर T4 को बनाया जाता है, और मेजर कंपोजिशन या फिर मेजर हार्मोन जो बनता है वो है T4। ठीक है, अब मेजर T4 तो बनता है, बट फंक्शनली ज़्यादा एक्टिव कौन सा है, T3। T3 इज द मोस्ट एक्टिव या फिर मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन या फिर ट्राईआयोडोथायरोनिन या फिर मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन्स विच इज यूज्ड फर्दर बाय द ब्लड या फिर यूज्ड फर्दर एट डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स इन द बॉडी। ठीक है, फिर इसको पाइनोसाइटोसिस की जाती है, मतलब पाइनोसाइटोसिस मतलब इसको पैक किया जाता है वेजिकल्स में, छोटी छोटी वेजिकल्स में, इन द ल्यूमिन ऑफ दैट फॉलिकल, ल्यूमिन में पैक किया जाता है छोटी वेजिकल्स में, और फिर इसको पाइनोसाइटोसिस के द्वारा एनगल्फ किया जाता है दोबारा से बाय फॉलिकुलर सेल्स। और जब फॉलिकुलर सेल्स इसको एनगल्फ करते हैं या फिर फॉलिकुलर सेल्स में अब थायराइड हार्मोन पहुंच गए हैं, फिर से इनको छोटी छोटी वेजिकल्स में पैक किया जाता है और फ्यूज़ किया जाता है, और कहाँ पे फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इन द ब्लड। फिर ब्लड में जब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फिर ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब TGB एंड आयोडीन, जब ये कंपोजिशन, मतलब इनकी जो प्रेजेंस होती है वो एक स्टिकी सब्सटेंस की तरह प्रेजेंस होती है, किसमें, ल्यूमेन ऑफ फॉलिकल में, तो उस स्टिकी सब्सटेंस को हम बोलते हैं कोलोइड। ठीक है, कोलोइड इज द स्टिकी मिक्सचर ऑफ थायरोग्लोबुलिन एंड द आयोडीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो थायराइड हार्मोन है वो अकेला एक ऐसा हार्मोन है जो स्टोर करके रखता है किसको, अपने प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स को, थायराइड हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है। कितना स्टोर करता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज तक के मतलब इतनी सिक्रीशन को स्टोर करता है जो आगे वाले 100 दिनों तक उनका यूज़ किया जा सके, उतनी सिक्रीशन को ये थायराइड ग्लैंड स्टोर करके रखता है। मतलब ये अकेला एक ऐसा हार्मोन है जो सच अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हार्मोन, अपने हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है। दैट्स ऑल फॉर थायराइड ग्लैंड। थैंक यू वेरी मच।